गुड मॉर्निंग क्लास। ये है आइडेंटिटी स्टडी। मैं हूँ श्वेता और स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं क्लास 10th एंड 9th की एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करने जा रही हूँ। एंड बेसिकली आई विल टीच यू मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट through my YouTube channel, and all students who are really wanted to learn with me, please join my YouTube channel, stay with me, learn with me. ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट क्लास, इफ़ यू रियली लाइक माई एफर्ट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके क्लास, तो क्लास 10th के अंदर मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो कि है रियल नंबर। तो क्लास मैं ऐसा समझती हूँ कि आप क्लास 9th में रियल नंबर, होल नंबर और जितने सारे भी नंबर सिस्टम हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तभी आप क्लास 10th में हैं। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी कि व्हाट इज़ रियल नंबर। हम इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे यहाँ। हाँ, मैं क्लास 9th का जब वीडियो लेकर आऊँगी, आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, वो मैं जल्द लेकर के आ जाऊँगी। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर चैप्टर 1 में कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें देखना है। अच्छा क्लास, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें और ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका एक नोट्स तैयार करें, क्योंकि इसके बाद फिर आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम टॉपिक कवर करने के तुरंत बाद ही इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, वो हम यहीं पर कवर कर लेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर 1 में हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है इक्विलिट डिवीज़न लेमा। सेकंड जो है वो है इक्विलिट डिवीज़न थ्योरम। अब बच्चे जो होते हैं वो लेमा और थ्योरम इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन को ऐसा, इसके क्वेश्चन को वैसा, मतलब वो पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी और इन दोनों के क्वेश्चंस बताऊंगी ताकि आप इन दोनों को अच्छे से सॉल्व कर ले, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। द थर्ड वन इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जब हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे, इसमें अच्छे से समझ जाएंगे, तो फिर ये टॉपिक हम उठाते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों एकदम इजी है चैप्टर 1, आपको ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करना है, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक करके सब समझाऊंगी। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है क्लास। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, ठीक है। एंड जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है वो है रीविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब जब हम रीविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर थ्योरम है, जिसमें थ्योरम 1 है ये फोर्थ वाला और थ्योरम 2 है ये फिफ्थ वाला। तो जब आप नोट बना रहे होंगे तो थर्ड के बाद आप डायरेक्ट फोर्थ नंबर डाल करके ये रीविजिटिंग इरेशनल नंबर वाला लिखें, फिर फिफ्थ नंबर डाल करके ये लिखें, एंड देन फिर इसके अंदर थ्योरम 1, फिफ्थ वाले के अंदर थ्योरम 1 करके ये फोर्थ डालें और थ्योरम 2 कर करके ये फिफ्थ वाला डालें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर्स। तो 9th क्लास में आपने नंबर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा होगा और तभी आप 10th में हो। मैं 9th क्लास की भी पूरी सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें नंबर्स को मैं पूरे डिटेल में वहाँ मैं समझाऊँगी आपको। यहाँ मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। नंबर्स क्या होते हैं? हमारे अराउंड्स जितने भी कैलकुलेशन है 1 2 3 -1 1.5 1/2, लाइक जितने भी हमारे पास मैथ्स के जो भी फॉर्मूले हैं सारे नंबर से बने हैं। तो जितने भी नंबर 1 2 3 4 आर कॉल्ड नंबर।
ऑल्सो -1 आर कॉल्ड नंबर, 1/2 आर कॉल्ड अ नंबर, 1.5 आर कॉल्ड अ नंबर। तो ये सभी जो होते हैं मैथ्स के नंबर होते हैं। ऑब्वियसली नंबर के बगैर तो मैथ्स इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम आते हैं, मैं यहाँ पर चाहूँगी कि मैं नीचे से स्टार्ट करूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो नीचे से हम पहले स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर क्लास, नेचर ने हमको जो नंबर प्रोवाइड किया है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, ये सभी जो नंबर्स हैं वो अपने में अपने में एक कंप्लीट वैल्यू है। 1 कभी 2 नहीं हो सकता, 2 कभी 1 नहीं हो सकता, 3 कभी 4 नहीं हो सकता, तो 3 हमेशा 3 ही रहेगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, कभी भी इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एंड अगेन ये 1.1 नहीं होता, 1 1 ही रहता है, 2.1 नहीं होता, 2 2 ही रहता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये 1 जो है वो अपने में एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है, इसको किसी और नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। चलो, नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। नंबर लाइन में सबसे पहले बीच में 0 रहता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू रहती हैं और इधर रहता है नेगेटिव वैल्यू। तो नंबर लाइन पर जो भी नेचुरल नंबर हैं वो 1 हमेशा 0 से बड़े होते हैं। नेचुरल नंबर ये याद रखिए, 1, 2, 3 एंड शो ऑन। तो इन्फिनेटिव तक जितने भी नंबर हैं 0 से बड़े वो हमेशा पॉजिटिव कहलाएंगे और मतलब 0 के लेफ़्ट साइड में, हमारे राइट साइड में, 0 के लेफ़्ट साइड में ही रिप्रेजेंट होंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। फिर जैसे कि ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 आ तो गए, लेकिन 1, 2, 3, 4 से तो काम चलना नहीं है, उससे कैलकुलेशन होगा नहीं। अब हम 1 चावल ले रहे हैं और एक दिन में 0 चावल लिए और तीसरे दिन में 3 चावल ले रहे हैं, तो जब 0 ही नहीं आएगा तो हम टोटल कितने चावल लिए, तो वैसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 भी तो एक वैल्यू होनी चाहिए। तो बाद में 0 आया, ठीक है, तो 0 आया, तो जब 0 आया तो कैलकुलेशन लगभग स्टार्ट हो गई। यानी कि एक दिन में 1 चावल लिया किसी ने और दूसरे दिन आया उसने 0 चावल लिया, तो जो दूसरे दिन का कैलकुलेशन था वो प्रॉब्लम कर रहा था, कैसे करे, 0 तो है ही नहीं, तो इसीलिए बाद में 0 आया। फिर 0 जब आया तो कैलकुलेशन जो है वो अपने आप सुधर गई, ये हो गया। तो 0 जब इंक्लूड हुआ हमारे लाइफ में तो इन दोनों को मिला करके क्या बना, होल नंबर, क्योंकि अब ये होल हो गया, होल नंबर हो गया, कंप्लीट नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब ये होल नंबर हमारे पास आ गया तो हम बात करते हैं कि ठीक है, होल नंबर तो आ गया हमारे पास, लेकिन सपोज़ कि एक दिन किसी व्यक्ति ने 1 चावल लिया, दूसरे दिन 0 चावल लिया, तीसरे दिन 3 चावल लिया, तो ठीक है 4 चावल तो ले लिया। लेकिन मान लो आज वो चावल ले नहीं रहा है, दे रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वो चावल ले नहीं रहा है, दे रहा है। तो जब दे रहा है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि देने का तो कुछ नंबर ही नहीं आया। वो हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 0 है, लेकिन जब वो ले रहा था तो हमने ये सारा कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन जब वो चावल हमको वापस दे रहा है तो इसका कैलकुलेशन फिर हम कैसे करें। तो इसलिए आया नेगेटिव नंबर, ठीक। नेगेटिव नंबर जो होता है वो 0 से छोटा होता है, इसको हमेशा नंबर लाइन के राइट साइड पे और हमारे लेफ़्ट साइड पे डिनोट करते हैं। माइनस साइन लिए हुए होता है ये, -1, -2 एंड शो ऑन। तो इसीलिए नेगेटिव इंटीजर्स आया। और ये दोनों जो होल नंबर और नेगेटिव हैं, ये सभी जो हैं मिल करके कहलाए इंटीजर्स। क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो अपने में ही एक कंप्लीट वैल्यू होता है। -1 जो है वो कभी भी -2 नहीं हो सकता, मतलब कांस्टेंट तो है ही, लेकिन ये जो है -1 है वो -1/2 तो है नहीं, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये अपने में एक कंप्लीट वैल्यू है, तो इसलिए इसको इंटीजर बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शन। तो जब ये माइनस आया गाइस, माइनस आया स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर अगर वो एक चावल यहाँ पर दे रहा है तो हम इसको -1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमेशा फिर जैसे 3 और 1/4 था, फिर -1 आया तो ये -3 हो गया, तो कैलकुलेशन जो होगा वो सही हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं
फ्रैक्शन की। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इंटीजर। ओके, अब फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है, मान लो फ्रैक्शन ये है कि मान लो कोई व्यक्ति था, उसी एग्ज़ाम्पल पे अगर हम बात करें तो पहले दिन में वो 1 चावल लिया, दूसरे दिन में वो 0 चावल लिया, तीसरे दिन में वो 3 चावल लिया, चौथे दिन में वो चावल वापस किया था। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए थे। अच्छा, अब मान लो वो आज बोल रहा है कि मैं आज आधा चावल लूँगा। तो आधा चावल की तो अभी कैलकुलेशन ही नहीं हुई है, क्योंकि ये तो कंप्लीट वैल्यू इंटीजर्स की कैलकुलेशन चल रही थी, यहाँ पर कंप्लीट कैलकुलेशन चली। अब आधा चावल वो लेना चाह रहा है, अब हम कैलकुलेट कैसे करें? या तो आप 1 ले लो, या तो 2 ले लो, या तो 3 ले लो, लेकिन 1/2 हाफ का कैलकुलेशन कैसे करें? तो इसलिए आया फ्रैक्शन, जिसको फ्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे यहाँ पर है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, एंड इधर भी है ये -1, यहाँ है -2। तो फ्रैक्शन मतलब ये आ गया 0 और 1 के बीच का होता है 0.5, जिसकी वैल्यू हम हाफ भी डिनोट करते हैं। तो अब अगर कोई हाफ चावल हमसे ले रहा है तो हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर वो हमसे हाफ चावल लेगा तो हम इसका कैलकुलेशन 1/2 करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैं अभी एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये P/Q के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये हो गया आपका, ये 1 जो है वो आपका P हो गया, ये 2 जो है नीचे है वो हो गया Q। और हमेशा इसमें ध्यान रखना कि P एंड Q आर को प्राइम, नॉट अ को प्राइम, एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि Q की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो फ्रैक्शन थोड़ी रहेगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू, यहाँ पर 2 की वैल्यू ही हम 0 कर देते हैं तो ये तो फिर इंटीजर बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में Q हमें कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो ये 1/2 को हम डिवाइड करेंगे अगर, तो 0.5 आएगा, नहीं तो फिर तो वो कंप्लीट वैल्यू बन जाएगा ना, इंटीजर बन जाएगा। तो इसीलिए फ्रैक्शन का ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करें ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये बनता है रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर कॉल्ड अ रेशनल नंबर। कैसे? चलो देखते हैं। ये है हमारा नंबर लाइन, यहाँ पे आ गया हमारा 0, यहाँ पे आ गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये 3, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2 एंड शो ऑन। तो यहाँ पे आइदर नेचुरल नंबर, आइदर होल नंबर, आइदर कंप्लीट इंटीजर, इन सभी को, चाहे वो फ्रैक्शन ही क्यों ना हो, 1/2 ही क्यों ना हो, इन सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो इन सबको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर मतलब कि जिसका कुछ रेशियो हो, सपोज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसको हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1/2 जो है वो, उसको मान लो ये अगर ये अपने में कंप्लीट वैल्यू है, ये अपने में अगर कंप्लीट वैल्यू है तो इसको हम 1:2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 1 + 2 करेंगे अगर तो 3 आएगा, यानी कि कोई पार्ट है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसका 1 पार्ट अलग है और रेशियो है, फिर दूसरा 2 पार्ट अलग है। तो ये जो रेशियो है ना, ये है 1/2। तो ये होता है, इसलिए हम इसको जो है रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट रहता है नंबर लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस भी हो सकता है, -1/2, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं
वो भी क्या होता है P अपॉन Q के फॉर्म में, वो उसको हम कभी भी डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। वाई? चलो ठीक है, देखते हैं। एक इरेशनल नंबर लेते हैं √2। आपको पता है √2 की जो वैल्यू होती है, ये रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2⁻², यानी कि 2 के पावर में 1/2। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर √2 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो अप्रॉक्स आता है 1.4141 एंड शो ऑन। ये बार लग जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू कभी कंप्लीट नहीं होती, ये ऐसे ही लंबा चलता रहता है। जब हम 2 का हाफ करते हैं तो ये 1.414141 ये हमेशा चलता ही रहता है। अब जब ये चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, तो हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लो यहाँ पे 1.4 की जगह पे 1.4141 की जगह पे केवल 1.4 ही अगर रहता या 1.5 भी अगर रहता, तो हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। 1.5 का जो P अपॉन Q के फॉर्म में वैल्यू रहता है वो रहता है हाफ, 1.5 सॉरी, 1.5, ठीक है ना। तो 1.5 वैल्यू रहता है, तो हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे। नंबर लाइन पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1.5 के बीच में यहाँ कहीं पर आता ये 1.5, ठीक है। लेकिन अब इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डिफरेंस मेन यही रहता है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते भी हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इनका जो मेन डिफरेंस रहता है रेशनल नंबर का, वो रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में हम हमेशा लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम चाह के भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इसका अंत ही नहीं है ना, तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे? जब कुछ इसका अंत रहता तब तो हम इसको डिवाइड करके लिखते, ठीक है, इसका फ्रैक्शन करते। तो इसीलिए इसको हमेशा इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल है √2, √3, √5, और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कैसे करना है ये आपके सिलेबस में है, मैं आगे नेक्स्ट आपको पूरे डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट आगे हम अगर देखते हैं रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन पर, आइदर इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, 2, इट कैन बी -1, इट कैन बी -2, इट कैन बी 0.5, इट कैन बी 1.5, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी √2, कुछ भी। ये सभी नंबर जो है चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो इरेशनल हो, इन सबको हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रियल नंबर है क्योंकि इनकी खुद की वैल्यू होती है। अगर हम बात करें √2 की, तो √2 के पास खुद की वैल्यू है जो कि है 1.41414, मैंने आपको बताया, ये इसकी खुद की ही वैल्यू है, ये किसी और की वैल्यू नहीं है। तो 1, जैसे यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती, 2 की वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती। तो जिसकी वैल्यू जो है वो यही है रियल नंबर। इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर वो सभी नंबर है जिनको हम इमेजिन करते हैं, उनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें सपोज़ x y, तो आपने देखा होगा कभी भी मैथ्स बनाते टाइम लेट x, लेट y, तो लेट क्यों करते हैं? उसको क्यों लेट करते हैं? क्योंकि x और y की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। x it can be a 1, it can be a 2, it can be 3, it can be 1.5, ये कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। कि मैथ्स के चैप्टर में हमारे क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन दिया है, कैसा कंडीशन दिया है, उस हिसाब से हम x और y की वैल्यू को पुट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है। हम कभी भी इसको नंबर लाइन पर x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू भी नहीं पता ना, ये तो वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं। तो इसलिए इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और ये सारे नंबर जो कि इमेजिनरी नंबर हैं और जो कि रियल नंबर है, इन सबको मिला करके नंबर बोला जाता है।
तो ये रहा क्लास हम मेरा नंबर का कुछ शॉर्ट वीडियो। इसमें मैं आप में डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि नाइन्थ क्लास में पूरा इसके अंदर का डिटेल बताया गया है। जब मैं नाइन्थ क्लास की वीडियो लाऊंगी तो उसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। यहाँ पर फ़िलहाल मैं एक ओवरव्यू दी थी आपको। और नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा मैं आपको बुकिश कुछ ऐसा लैंग्वेज नहीं बताऊंगी। मैं सबसे पहले इंटीज़र का आपको एक फैक्ट बता देती हूँ जो कि है कोई भी इंटीज़र अपने में कंप्लीट होता है एक प्रोडक्ट वैल्यू लेकर के। किसी भी इंटीज़र वैल्यू का अपना खुद का एक प्रोडक्ट होता है, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो को प्राइम हो। अगर हम प्राइम वैल्यू लेते हैं तो प्राइम का मतलब प्राइम और नॉन प्राइम में क्या है डिफरेंस। प्राइम नंबर जो होता है वो या तो खुद में डिविजिबल होता है या वन से डिविजिबल होता है, दैट इज़ प्राइम। और नॉन प्राइम मतलब को जो होता है वो अपने से भी डिविजिबल होता है, वन से भी डिविजिबल होता है और एक अदर किसी और वैल्यू से डिविजिबल होता है। ये है नॉन प्राइम। तो हम दोनों ही की बात कर लेते हैं। मान ले हम 17 लिए तो 17 इंटू 1 कर दिए तो 17 आ गया, ये इसका एक प्रोडक्ट हुआ। दूसरा अगर हम 6 लेते हैं तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 से भी लिख सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 1, सॉरी एक सेकेंड, 3 इंटू हम लिख सकते हैं 2 और लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो 6 के यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स हो गए, इतने सारे प्रोडक्ट हो गए। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी इंटीज़र अगर हम लेते हैं, चाहे वो 6, 17 या कुछ भी हम लेते हैं, उसका एक अपना प्रोडक्ट होता है जिससे वो मिल कर के बना होता है। अब इसी के बेस के हिसाब से हम आगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ेंगे। सपोज़ हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। अगर मैं इन्हीं दो नंबर की बात करूं, एक नंबर 17 और एक नंबर 6, दो पॉजिटिव नंबर हमको गिवन है। याद रखना यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमेशा पॉजिटिव की बात करता है ना, पॉजिटिव इंटीजर की बात करता है। नेगेटिव इंटीजर मैं अभी नहीं बात कर रही हूँ। यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है कि अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या रिलेशन होता है। तो 17 और 6 हमारे पास अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो हम 17 और 6 के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या रिलेशन है। तो हम 6 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 5 ये लिख सकते हैं। तो यही है 16 और 17 के बीच का रिलेशनशिप जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है। अब ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि ये क्या है। सपोज़ 17 है हमारे पास, 17 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 6 थ्रीज़ा, देखो क्या आता है, 6 थ्रीज़ा आ जाएगा आपका 18। तो 18 तो बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास है नहीं। अगर हमारे पास प्लस एक और रहता तो हाँ यहाँ पर 18 आ जाता जो कि 6 थ्रीज़ा से डिवाइड हो जाता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट हमारे पास 18 है नहीं, 17 है। तो हम इसको 2 में लेकर जाएंगे। 2 में लेकर जाते हैं जैसे ही यहाँ पर 6 2 या 12 हो जाता है और हमारे पास रिमाइंडर बचता है 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 17 इज़ इक्वल्स टू 6 इंटू इसका जो क्वोशंट है, इसको हमको हमेशा क्वोशंट बोला जाता है, इंटू 2 प्लस ये होता है रिमाइंडर 5 इज कॉल्ड 17। तो यहाँ पर 6 जो है, यहाँ पर 17 जो है उसको बोला गया है ए। यूक्लिड डिवीज़न लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए है हमारा 17, 6 है हमारा बी, वी कैन फाइंड टू होल नंबर्स क्यू एंड आर। हमने यहाँ पर होल नंबर फाइंड किया क्यू जो है वो 2 है हमारा, क्यू को बोलते हैं कोशेंट। एंड आर जो हमारा यहाँ पर है रिमाइंडर, जो कि नीचे रिमाइंडर आता है। सच दैट
a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे आ गया a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये आपका आ गया। ठीक है, यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यहाँ पर वेयर कंडीशन क्या दिया है ये समझो पहले। आर इज़ ऑलवेज 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 ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल्स टू ज़ीरो और लेस देन बी। मतलब आर जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो से लेकर के बी के बीच में मंडराती रहेगी। वो ज़ीरो भी हो सकती है लेकिन बी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया है। ज़ीरो भी हो सकती है, ज़ीरो से बड़ी भी हो सकती है, पर बी से हमेशा छोटी रहेगी। क्यों, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लीन करती हूँ। समझते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा था 17, यहाँ पे हमारा था 6, यहाँ पे 2 था, ये हो गया 12 और ये हो गया 5। सपोज़ आर की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल टू कर देते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर हमारा ये है बी, आर की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पर बी के इक्वल टू कर दिए, बी के इक्वल टू कर दिए मतलब 6 कर दिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 कर दिए तो जब यहाँ पे हम +1 कर देंगे, 6 कर देंगे तो यहाँ पर ये 18 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर तो ये 18 हो जाएगा। जब यहाँ पर ये 18 हो जाएगा तो हम 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, फिर तो हमारा 3 से चला जाएगा ना, 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पर हम जब रिमाइंडर ही हमारा बी के इक्वल टू आ जा रहा है तो वो यहीं पर हम डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो बी से हमेशा छोटा होगा, ये याद रखना। यानी कि यहाँ पर जब बी हमारा 6 है तो यहाँ जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, इट कैन बी 3, 4, 5, बट इट कांट बी 6। ये हमेशा याद रखना, ये 6 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 होगा तो फिर यहाँ 3 से 18 में ही चला जाएगा। जब 18 ही चला जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा उस कंडीशन में फिर 0 बचता। तो हमारा जो यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखा था 6 इंटू 2 प्लस 5, फिर तो ये रहेगा ही ना, फिर तो यहाँ पर 18 बन जाएगा। 18 हो जाएगा तो ये 6 इंटू 3 प्लस 0, ये इसका रिलेशन आ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पर बी से रिमाइंडर जो है वो कम ही रहेगा, 0 हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। दूसरा कहता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा कैन बी यूज टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है यहाँ पर ये समझो। कोई भी हमको 2 पॉजिटिव इंटीजर मिला है, 17 और 6 की बात नहीं करूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कुछ अच्छा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ करो मैं यहाँ पर 6 और 3 2 पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल ले ली। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा में अगर हमको 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया है 6 और 3, तो ये हमेशा उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी डिनोट करेगा। ये जो रिलेशन दिया है उससे हमेशा हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड होगा। कैसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 2 पॉजिटिव इंटीजर का कॉमन फैक्टर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, और जो इससे डिवाइड हो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट भी हो, सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट भी हो, उससे ज़्यादा हाईएस्ट इन दोनों के बीच में वो वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो, उससे ज़्यादा हाईएस्ट और कोई वैल्यू ना हो। कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम 6 को प्रोडक्ट के फॉर्म में इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, या तो फिर हम इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा से लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 0। फिर यहाँ पे हम 3 दूसरी वैल्यू लिए थे, इसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा से लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 3 जो है वो दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पर देखो 3 से ज़्यादा बड़ा यहाँ कुछ और है क्या, 3 2 0 3 1 0, 3 ही सबसे हाईएस्ट है। तो यानी कि 3 और 6 इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो हमको फाइंड हो गया 3 है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
तो इसलिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट की वीडियो में, और हम आगे नेक्स्ट फर्दर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे और उसके बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। क्लास, अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं, आई नो कि ये उतना अच्छा नहीं है, मैं रिप्रेजेंट उतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मैं कॉन्सेप्ट में अपनी पूरी कोशिश की हूँ और आगे मैं इससे भी अच्छा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।